हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. 30 students have an average of X while 20 students had an average of 80. The average for the entire group is. हमारे पास दो ग्रुप दिए गए. पहला ग्रुप का जो साइज है वो 30 है और दूसरे ग्रुप का जो साइज है वो 20 है. और जो पहला ग्रुप है उसका जो हमें मीन दिया गया वो X दिया गया है और जो दूसरा ग्रुप है उसका जो हमें मीन दिया गया है वो 80 दिया गया है. 80 दिया गया. तो हमने इन दोनों का कंबाइंड मीन या वेटेड मीन हमने कैलकुलेट करना. इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है ए जी एक्स प्लस 80/s. इसका करेक्ट आंसर है एक्स प्लस 80/x है या एक्स प्लस 80/2. सी पे इसका ऑप्शन है 50/80+x या डी पे इसका ऑप्शन है 3/5x+32. तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है वेटेड मीन का. वो ये है n1 क्रॉस मीन 1 प्लस n2 क्रॉस या मल्टीप्लाई मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 n2. यहाँ पे जो n हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम कहते हैं वेट. इसीलिए इसको वेटेड मीन बी कहा जाता है. n1 जो है ये ग्रुप 1 का वेट होगा और n2 जो है ये ग्रुप 2 का वेट होगा. तो हमारे पास जो n1 का जो वेट है वो क्या दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है और हमें जो मीन दिया हुआ है वो x दिया हुआ है. इसी फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की और वेट की जगह पे हमने वेट पुट किया और मीन की जगह पे हमने मीन पुट किया. अब सेकंड ग्रुप में जो हमारे पास जो सेकंड ग्रुप का वेट दिया गया वो 20 दिया गया और जो मीन दिया गया है वो हमें दिया गया है 80. तो हमने इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 है. तो हमने n1 और n2 की वैल्यू पुट कर दी. जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 30x बन जाएगा प्लस हमारे पास ये 1600 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 20 और 20 प्लस 30 तो ये हमारे पास बन जाएगी 50. अब हमने इसको सिमुटेनियसली सॉल्व किया. ये 30/50 प्लस x प्लस 1600/50. इसका मैंने जो डिनोमिनेटर के लिहाज से मैंने इसको अलग कर दिया. तो अलग करने के बाद ये मेरे पास वैल्यूज आ गई. इसको मैंने शॉर्ट किया 10 की मदद से ना. 3 10 30 और 5 10 50. तो ये 3/50 डिवाइडेड बाय x प्लस ये इसको भी मैंने सॉल्व किया तो सिमिट्रिकली शॉर्ट किया. तो शॉर्ट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ गया वो 32 आ गया. इसका मतलब है कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो डी है. 3/5 x डिवाइडेड 3/5 x प्लस 32 32. अब 33 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेड इन अ 2 टाइम टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वल टू. हमने दो कॉइन्स को 2 बार टॉस किया है. उनमें जो हमने प्रोबेबिलिटी 2 टाइम कॉइन इज इक्वल टू 2 हेड. उसमें जो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी. A1 पे हमें जो ऑप्शन दिया गया वो 1/2 दिया गया है. बी पे हमें जो ऑप्शन दिया गया वो 1/4 दिया गया. 3 नंबर पे या सी नंबर पे जो हमें ऑप्शन दिया गया वो 3/4 दिया गया और जो डी पे हमें ऑप्शन दिया गया वो 0 दिया गया. हमने इसका सैंपल स्पेस बना लिया n1. जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो हमारे बनेंगे जी 4. ये हमें पावर फार्मूले की मदद से 2 की पावर 2 की मदद से 2 की पावर 2 करेंगे क्योंकि किसी भी कॉइन्स के जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 2 है और हम 2 कॉइन्स को ही टॉस कर रहे हैं तो लिहाजा 2 की पावर 2 हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4. अब हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो क्या बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे और वो होंगे कौन कौन से. वो हेड दूसरा है जी हेड टेल. तीसरा है जी टेल हेड
और फोर्थ वन जो लास्ट वन वाला है जी टेल 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 टेल। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है सेम हेड या टू टाइम हेड। हमारा उस इवेंट में इंटरेस्ट है कि जहाँ पे दोनों बार हेड आया हो। तो ये एक ही सैंपल पॉइंट है जो कि पहला सैंपल पॉइंट है। तो ये हम एक सबसेट बना लेंगे इसका। इसको नाम हमने दे दिया ए का। और ये हमने एक सैंपल स्पेस बना ली जहाँ पे दोनों कॉइन्स पे हेड अपेयर हुआ है। हाँ हेड अपेयर हुआ है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए मीन्स फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस मीन टोटल पॉसिबल आउटकम। जो ए की फेवर में आउटकम्स हैं वो कितने हैं, वो एक है। तो ये वन आ जाएगा या एक हो जाएगा। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो क्या है जी, वो फोर है। तो जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो वन ओवर फोर आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है और जो कि है वन ओवर फोर। नंबर 34 पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू ग्रेजुएट अ बॉय नीड एन एवरेज ऑफ द 65% फॉर हिज 5 मेजर सब्जेक्ट एज फर्स्ट फॉर ग्रेड वर 55, 60, 65 and 65. What grade does he need in the fifth subject to graduate? एक स्टूडेंट है, उसने अपनी जो एवरेज मार्क्स उसको जो जरूरत है जो रिक्वायर है वो 65 के हैं। तो मतलब उसके 5 सब्जेक्ट्स में से जो एवरेज मार्क्स आने चाहिए वो 65% आने चाहिए। उसने फर्स्ट 4 सब्जेक्ट के पेपर अटेम्प्ट किए हैं, उनमें उसने मार्क्स गेन किए हैं। पहले हैं जी 55, दूसरे सब्जेक्ट में उसने में गेन किए हैं 60, तीसरे सब्जेक्ट में उसने गेन किए हैं 65 और फोर्थ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी उसने गेन किए हैं 65। अब ये 4 सब्जेक्ट में वो इतने इतने मार्क्स का गेन कर चुका है। और 5वें सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स चाहिए होंगे जो उसकी एवरेज है वो आ जाए 65%। उसकी एवरेज क्या हो जाए, उसकी एवरेज हो जाए 65%। हमने हमारे पास जो मीन का फार्मूला है वो क्या है, जिसमेशन एक्स ओवर एन। जो एवरेज होती है इसको हम मीन भी कहते हैं। तो मीन की जगह पे हमने वो वाली वैल्यू पुट कर दी जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यूज है या रिक्वायर एवरेज है। ये तो जो ये क्या है, ये 65 है। उसके बाद हमने 4 सब्जेक्ट के जो जो टेन मार्क्स हैं उन सबको हमने सम किया और जो फिफ्थ सब्जेक्ट है उसको हमने कह दिया कि इसको इसमें हमारे जो मार्क्स हैं वो हैं जी एक्स। चूंकि अब जो एन होगा वो नंबर सब्जेक्ट होगा, तो नंबर सब्जेक्ट कितने हैं 5, तो एन हमारा आ जाएगा 5। इसीलिए हमने 5 से इनको डिवाइड कर दिया। अब 5 इनका इधर डिनोमिनेटर है तो इसको मल्टीप्लाई करें, इधर इसको इक्वल का साइन क्रॉस कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 से। और बाकी इन सबको सब्जेक्ट को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 245 बन जाएगा। और 5वां सब्जेक्ट है वो जिसको हमने एक्स की कह दिया है वो क्या हो गया, वो एक्स रह जाएगा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 245 है जो ये इधर प्लस का है, तो जब हम इसको इक्वल का साइन क्रॉस करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जब हमने 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 325 में से हम 245 में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80। तो जो फिफ्थ सब्जेक्ट है उसमें अगर वो अपना जो एवरेज ग्रेड है वो 65 रखना चाहता है स्टूडेंट, तो उसको जो 5वां सब्जेक्ट है या लास्ट सब्जेक्ट है उसमें जो मार्क्स चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 80। वो 80 मार्क्स अगर स्कोर करेगा अपने सब्जेक्ट में तो फिर उसका जो एवरेज है वो 65% बन जाएगा। नेक्स्ट वन है जी 35 क्वेश्चन। द नंबर विच ऑकर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। ऐसा नंबर या ऐसी टर्म जो किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा बार जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे ऑकर होती है उसको हम क्या कहते हैं।
तो आइए देखते हैं, इसके लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जी मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मॉड, लास्ट वाला है डाटा। अब जो मीन होता है, मीन किसी भी डाटा का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा डाटा सेट बैलेंस हो जाता है, जहाँ पे डाटा सेट हमारा ये अप्रोक्सीमेटली हमारे डाटा का सेंटर होता है। और जो मीडियन है, ये वो वाली वैल्यू है जो जहाँ पे हमारा डाटा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब मोड जो है, मोड वो वाली वैल्यू, उस वैल्यू को हम कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार हमारे डाटे में एग्जिस्ट करती हो। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्टेटमेंट में मेंशन है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो जैसा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो मोड है। डाटा डाटा के अंदर हमें कोई खासियत नहीं चाहिए होती, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के रेलिवेंट होगी तो उसको हम डाटा कह सकते हैं। लिहाजा डाटा तो हो नहीं सकता। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी मोड। तो हमारा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मोड। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है, द वेट इन केजी ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 8 इज एज अंडर 29, 32, 27, 30, 47, 35, 39, 33 एंड 48। द मीडियन इज। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 8 क्लास के 9 स्टूडेंट हैं, उनका हमें वेट दिया गया। ये वेट दिया गया, ये वाले वेट्स दिए गए हैं और ये केजी के फॉर्म में है। हमने इनका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 33 होगा इसका मीडियन, बी ऑप्शन है 31 होगा इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन है कि इसका मीडियन जो होगा वो 37 होगा, और जो डी ऑप्शन है वो इसका जो मीडियन होगा वो 39 होगा। सबसे पहले आपने जब भी मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा है ये अनग्रुप्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने अपने डाटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने डाटा की स्ट्रेंथ या नंबर ऑफ वैल्यूज को चेक करेंगे। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होंगे तो फिर जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो हमारा होगा मीडियन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगे तो फिर जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो होगा हमारा मीडियन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू इवन होंगे, फिर जो सेंटर वाली दो वैल्यू होंगी जिनको मैंने इस इन इन वैल्यूज में रेड भी किया हुआ, उन दोनों की हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू कौन कौन सी है, वो 30 और 32। हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इनको 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 31। तो जो लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है या जो हमारा मीडियन है वो है 31। 31। इसके बाद नेक्स्ट वन 37 क्वेश्चन है, वो भी सेम सेम क्वेश्चन है। उसका भी हमने मीडियन ही कैलकुलेट करना है। द मीडियन ऑफ द नंबर, हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, 11 है, 10 है, 12 है, 13 है एंड 9 है। तो इसका हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, मीडियन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसका कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इसको हम देखेंगे कि इसका जो मीडियन है, ये हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे, ये कितने हैं जी, ये ऑड है। तो इसका सेंटर वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा मीडियन। अब देखते हैं ये कैसे अरेंज होगा। पहली जो ऑब्जर्वेशन है जी, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं वो 9 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 11 होगा और उसके बाद 12 होगा, 13 होगा। तो लिहाजा जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है वो 11 होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी डी ऑप्शन है, जो कि 11 दिया गया है। तो हमारा जो मीडियन है वो क्या है जी, वो भी 11 है। ये इधर मैंने इसका सोल्यूशन पर भी बनाया। ये सारी क्वेश्चन वैल्यूज को मैंने अरेंज किया, अरेंज कर दिया असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अब चूंकि हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 11 है। 11 है तो ये 11 हमारा मीडियन है।
लिहाजा जो हमारा हमारा जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमारा मीडियन है। मीडियन है। उसके बाद इन अ बॉक्स देयर आर 8 red, 7 blue, and 6 green balls. One ball is picked randomly. What is the probability? It is neither blue nor green. हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स हैं, और उन बॉल्स के जो कलर है वो कुछ इस तरह है कि जो रेड बॉल है वो है जी 8, रेड बॉल है 8। उसके बाद जो ब्लू कलर के बॉल्स हैं वो वो हैं जी 7, ब्लू कलर के बॉल जो है वो 7 है। और उसके बाद जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं वो हैं जी 6। कितने हैं? वो हैं जी 6, 6। इसके बाद हमने उस बॉक्स में से एक बॉल ड्रा किया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ना तो ब्लू है और ना ही ग्रीन है? अगर तो जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है, तो फिर वो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर वो ब्लू भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है तो वो वाला जो हमारा बॉल होगा वो रेड होगा। तो हमारे पास इसकी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज बन जाएंगी। कौन कौन सी? एक पहली कैटेगरी होगी वो रेड बॉल की होगी, दूसरी कैटेगरी की होगी वो ब्लू और ग्रीन बॉल की होगी। हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं। हमने इन तमाम कैटेगरीज की जो फिगर है इनको हमने ऐड किया 8, 7, 6। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल बॉल है वो 21 है, और उनके अंदर तीन कैटेगरीज हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। हमारा इंटरेस्ट रेड में है, तो हमने इसको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में डिवाइड कर लिया। पहली कैटेगरी रेड बॉल की बना ली और दूसरी कैटेगरी ब्लू और ग्रीन की बना ली। अब ब्लू और ग्रीन की कैटेगरी हमने कंबाइन इसलिए बनाई है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ना तो ब्लू में है और ना ग्रीन में है। हमारा जो एग्जैक्ट इंटरेस्ट है वो रेड बॉल में है, लिहाजा हमने रेड बॉल की कैटेगरी बनाई और दूसरी बाकी तमाम बॉल्स की कैटेगरी बना ली। अब हमने ये कह दिया कि ये जो बॉल है इसका इस पे हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लिहाजा हमने इस पे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया। 8C1, हमने हमने कहा कि हमने एक बॉल निकाली है वो रेड कलर की है। बाकी के जो बॉल मतलब पहली कैटेगरी 8 बॉल्स की है, तो बाकी कैटेगरीज में कितने बॉल हो जाएंगे? अब टोटल बॉल तो 21 है, 21 में से तो 8 जो है वो रेड है, तो बाकी जो 13 हो जाएंगे वो रेड और सॉरी वो ब्लू और ग्रीन हो जाएंगे। ब्लू और ग्रीन की हमने कह दी कि हमने जो बॉल निकाला है वो रेड है, और जो बाकी कैटेगरी से बॉल निकलेगा वो कितने बॉल निकलेंगे? वो 0 होगा, क्योंकि हमने निकाला ही एक बॉल है और वो है ही रेड बॉल। अब टोटल में से कितने बॉल निकले हैं हमारे पास? टोटल में से जो बॉल निकले हैं वो निकले हैं एक। हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ जाता है 8/21। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 8/21 है, जो कि बी ऑप्शन है। लिहाजा बी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 39 है। द मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 30। हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है उसकी जो वैल्यू है वो 30 है। इफ द टू ऑब्जर्वेशन आर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ द 23 एंड 11। हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन की जो वैल्यू आती है वो 30 आ जाती है। जब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया तो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि हमने दो वैल्यूज जो कि 32 है पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू 12 है, वो हमने बाय मिस्टेक ऐड की। वो एक्चुअल में 32 और 12 नहीं थी, वो एक्चुअल में जो थी वो क्या थी? वो 23 था। पहली वैल्यू 23 थी, हमने इसको बाय मिस्टेक लिख दिया 32
उसके बाद जो सेकंड वैल्यू थी उसका वो 11 थी, तो वहां पे हमने क्या लिख दिया, वहां पे हमने लिख दिया 12। हमने अब इसका करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। करेक्ट मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास मीन का जो फार्मूला है वो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। हमें पता है कि जो हमें मीन की वैल्यू दी गई है, मीन की वैल्यू क्या हमारे पास वो 30 है, 30 है, और हमारे हमें एन की भी वैल्यू दी गई है। एन की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो 100 है, वो 100 है। हमने मीन की जगह पे मीन की वैल्यू पुट कर दी, एन की जगह पे हमने एन की वैल्यू पुट कर दी। एन की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो इसको जो एन हमारा था वो समेशन एक्स का डिनोमिनेटर था, हमने इसको इक्वल का साइन क्रॉस करवाया, तो ये हमारा उधर जाके मल्टीप्लायर हो गया। मल्टीप्लायर होने के बाद ये क्या हमारी वैल्यूज बन गई। ये हमारे पास जो समेशन एक्स आ गया वो आ गया 3000। 3000 में से हम 32 और 12 को हम माइनस कर दें, इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद माइनस माइनस कर ये ये हमारे पास जो आ गया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई 3000 हमारा बन गया समेशन एक्स। तो अब हम करेंगे क्या, जो वैल्यू हमने रोंगली इसमें ऐड की थी उनको हम माइनस कर देंगे। हमने रोंगली कौन कौन सी वैल्यू ऐड की थी, हमने एक तो 32 की ऐड की थी, दूसरी 12 की ऐड की थी। इन दोनों को हमने ऐड करने के बाद 3000 में से या 3000 में से हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसकी जो करेक्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 23 और 11, उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारा समेशन एक्स बन गया वो बन गया जी 2999। अब इसको हम एन पे डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा मीन का फार्मूला है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 29.99। तो अब हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है, सॉरी, जो ए ऑप्शन है वो है 29.9। तो ये हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमारे पास जो 10 नेचुरल नंबर है उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने पड़ेगा। वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो क्या है जी, वो 10 है, और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगी, 4 होगी, सो 10 तक हमारे पास एक्स की वैल्यूज होंगी। एक्स हमारा वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यूज है वो 1 से लेकर 10 तक है। हमने 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज को ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, तो इसको हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 27.55। तो इसके बाद हमने तमाम वैल्यू में से एक्स को माइनस किया। पहली हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 में से हमने हमने 27.5 को माइनस किया और इसका स्क्वायर लिया। प्लस हमने 2 में से हमारा जो एक्स है 27.5 उसको माइनस किया और इसका स्क्वायर लिया। सो ऑन, हमने 10 में से अपने मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर लिया और इनको सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको नंबर सॉरी एन पे डिवाइड कर दिया। जब हमने एन पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 11। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो 11 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है बल्कि ये वेरिएंस है। वेरिएंस जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट लेने के नतीजे में जो हमें वैल्यू हासिल होती है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हमारे पास वेरिएंस आ गए तो इसका जब हमने ने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो 3.3166 आया है। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बी बी इसका जो है जो आंसर है वो करेक्ट करेक्ट आंसर है 3.3166। तो ये लिहाजा हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन अ लीप ईयर, in the leap year month, in leap month year, the probability of having 53 Sunday or 53 Monday is
एक हमारे पास लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा होता है? ऐसा ईयर जिसमें हमारे पास फरवरी में 28 के बजाय 29 डेज होते हैं, और इसमें जो टोटल डेज होते हैं वो 365 के बजाय 366 होते हैं। तो वो कहता है कि उसमें जो संडे आने की प्रोबेबिलिटी है, जब मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगी। तो ये कुछ मैंने इंफॉर्मेशन इसकी शेयर की है। इन अ लीप ईयर 29 डे इन अ February इंस्टेड ऑफ द 28 डे। जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें जो हमारे फरवरी होती है उसमें 29, फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं बजाय 28 के, और ये हर 3 साल के बाद आता है। इट मीन द नंबर ऑफ द डे, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 360 होते हैं इंस्टेड ऑफ द 355 65। दिस इज ऑल्सो दिस इज sorry, there are 52 week and 2 day in the leap year। और जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं। तो सिंस 7 डिवाइडेड बाय द 360, जब आप 7 से 360 को डिवाइड करते हैं, दिस मीन द दिस मीन द वीक दिस मीन द डे ऑफ वीक विल occur 52 टाइम विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द 2 डेज। जो कोई भी दिन है वो 52 टाइम लीप ईयर में रिपीट होता है, और 2 डेज जो होते हैं वो अल्टरनेटिव एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो लीप ईयर है वो किस डे से स्टार्ट होता है। अगर तो हमारे पास हमारे हमारे पास जो लीप ईयर है वो संडे से स्टार्ट होगा, तो वो 53 टाइम आ जाएगा संडे। अगर हमारा लीप ईयर 60 मंडे से स्टार्ट होगा तो फिर हमारा जो मंडे है वो 53 टाइम आ जाएगा। अगर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो हमारा जो लीप ईयर है वो उसमें जो हमारा ट्यूसडे वो 53 टाइम आ जाएगा। लिहाजा ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 2/7 होगा। अब जो कि 2 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज हैं, और ये वो डेज हैं जो वेरी करते हैं, और हमारे जो वीक है उसमें जो टोटल डेज है वो 7 डेज है। उसके बाद है ये 52 क्वेश्चन। अ कॉइन टॉस अ 3 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। हमने एक कॉइन को 3 टाइम हमने टॉस किया है, या 3 कॉइन्स को हमने 1 टाइम टॉस किया है, एक ही बात है। तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अल्टरनेटिव, जिसमें हेड और टेल अल्टरनेटिव। मतलब एक बार हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, या पहले टेल आए हेड आए फिर टेल आए। मतलब पहली अल्ट्रेशन पे या पहला जो कॉइन्स है उसके अपर फेस पे डिफरेंट रिजल्ट हो, दूसरे अपर फेस पे डिफरेंट रिजल्ट हो, सेम रिपीटेशन ना हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने पावर रूल की मदद से सैंपल स्पेस के टोटल पॉसिबल आउटकम कैलकुलेट कर लिए 2 की पावर 3, क्योंकि हमने 3 कॉइन्स को टॉस करना है। तो हमें पता चला कि जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो टोटल सैंपल पॉइंट है वो 8 है। तो हमने उसके बाद अपना सैंपल स्पेस बना लिया। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हमने देखा कि उसके अंदर दो सैंपल पॉइंट ऐसे हैं कि जिनके अंदर अल्टरनेटिवली रिजल्ट अपेयर हो रहे हैं। पहला है हेड, जिसको हमने रेड किया हुआ है। पहला है हेड, फिर टेल, फिर हेड। इसमें भी अल्टरनेटिव हेड और टेल अपेयर हुए हैं। लास्ट वन फिर से जो वाला रेड किया हुआ है, हेड टेल हेड। हमने इसका एक सबसेट बना लिया हेड, इन दोनों दोनों सैंपल पॉइंट का। तो जो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द पॉसिबल आउटकम, उसकी मदद से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम है उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट है, 2 है। और हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसके अंदर कितने सैंपल सैंपल पॉइंट है वो 8 है। तो 2/8 हमारे पास जो आंसर ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। तो इसके बाद है ये 53 क्वेश्चन। वो कहता है इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। ये रूल है प्रोबेबिलिटी का। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 2 इवेंट हो हमारे पास ए और बी, और वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, मतलब पहला इवेंट दूसरे इवेंट
पहला इवेंट की ऑकरेंस दूसरे इवेंट की ऑकरेंस को इफेक्ट ना करे, तो उनके जो उनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि जो जब हमारे पास दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनका अगर हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद 44 हमारे पास क्वेश्चन है, आप बैग कंटेन 5 रेड। एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल है। और उसमें से if 3 ball are drawn randomly without replacement, the probability of the getting exactly 1 ball red। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो टर्म है वो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने पहला बॉल निकाला, निकालने के बाद वो आपने नोट किया है वो रेड है या ब्लू है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट बॉल निकाला। नेक्स्ट बॉल निकालने से पहले आपने जो पहला बॉल था वो अपने सैंपल स्पेस या बैग में रिटर्न नहीं किया बल्कि एक साइड पे रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब आप एक बॉल निकालेंगे उसका रिजल्ट नोट करने के बाद उसको साइड पे रख देंगे तो जो आपके टोटल बॉल्स होंगे, जो बॉक्स में टोटल बॉल्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे। इसी तरह जब आप दूसरा बॉल निकालेंगे उसका रिजल्ट नोट करेंगे, नोट करने के बाद उसको भी साइड पे रखेंगे तो जो आपके टोटल बॉल हैं वो मजीद कम हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तीसरा बॉल निकालेंगे तो वो उसका रिजल्ट नोट करने के बाद उसको अगर साइड पे रख देंगे तो जो टोटल बॉल्स हैं वो मजीद कम हो जाएंगे। अच्छा, आपने आपने ये तो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज की कैलकुलेट करनी है, आपने कैलकुलेट करना है 1 बॉल इज आर रेड। ए उनमें से जो 3 बॉल आपने निकाले हैं वो एक बॉल जो है वो रेड है। ये उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 45/196, या बी ऑप्शन पे है 135/3 थ्री 392, सी ऑप्शन है 15/56 और डी पे है 15/29। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल बॉल को कैलकुलेट किया, रेड बॉल और ब्लू बॉल को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल बॉल आ गए वो नंबर ऑफ बॉल्स आ गए वो 8 आ गए, ये 8 आ गए। उसके बाद हमने जो भी बॉल निकाले हैं वो कितने निकाले हैं, उसमें से हमने कह दिया कि जो पहला बॉल है वो रेड है, सॉरी एक बॉल उसके अंदर रेड है, बाकी के जो 2 बॉल निकाले हैं वो वो हमारे जो है वो वो ब्लू बॉल है। तो हमने इस पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया ओवर 15/56। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा है 50/56। इसके बाद है जी 45 क्वेश्चन नंबर, और उसमें हमने क्या करना है, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। ये डाटा हमें दिया गया है, उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन 6 है, 7 है, 10 है, 10 10 10 है, 112 तक हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है। उसका हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसका फार्मूला देखते हैं। उसका फार्मूला है एक्स एक्स आई, एक्स हमारे पास यहाँ वेरिएबल है और आई हमारा काउंटर है। तो ये जब 1 होगा तो हमारे एक्स की वैल्यू 6 होगी, जब x2 होगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 7 होगी, एक्स जब हमारे पास x3 होगा तो एक्स की वैल्यू 10 होगी, सो ऑन। जब हमारे पास x8 होगा तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो 12 होगी। अच्छा, एक्स आई में से हम अपने मीन को माइनस करें, उसका हम मॉड कैलकुलेट कर लें। मॉड कैलकुलेट करने के बाद एन पे इसको डिवाइड कर दें तो ये जो हमारे पास आंसर आता है इसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना मीन कैलकुलेट किया। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 72 आ गया। जब हमने इनको काउंट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो आंसर आया वो हमारे पास 8 हो गया। 72 डिवाइडेड बाय 8 किया तो हमारे पास जो मीन का आंसर आ गया, जो मीन की वैल्यू आ गई वो है जी 9 होगी। उसके बाद हमने इस फार्मूले की मदद से अपना मीन डेविएशन कैलकुलेट किया। अब मेरे पास जो x1 की वैल्यू वो 6 है, 6 में से हमने 9 को माइनस किया, इसका मॉड कैलकुलेट किया। प्लस हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 7, 7 में से हमने 9 को माइनस किया, इसका मॉड कैलकुलेट किया। तो हमने 12 में से 9 को माइनस किया, उसका मॉड कैलकुलेट किया और उसके बाद इन सबको जमा किया। जमा करने के बाद हमने 8 बिट डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 2.75 या 75। लिहाजा हमारे पास जो डी ऑप्शन है उस पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो है जी 2.75। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जी 2.75। आप बॉक्स क्वेश्चन नंबर है 46। बॉक्स कंटेन अ 20 पीस ऑफ द क्लियरनेर which is numbered from the 1 to 24। एक बॉक्स है उसके अंदर कोई क्लीनर की पीस है 24 और उनको जो नंबर असाइन किए गए हैं वो किए गए 1 से लेकर 24 तक। इफ वन क्लीनर इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स देन द प्रोबेबिलिटी इट इज बियर अ प्राइम नंबर। हमने उसमें से एक बॉक्स जो है उसको और एक क्लीनर हमने ड्रा किया है। तो उसके बाद जो क्लीनर हमने ड्रा किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो सकती है। जो क्लीनर हमने ड्रा किया है वो उसका जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होते। तो वन हमारे पास जो नंबर्स हैं बॉक्स के कैलेंडर के वो कहाँ तक है, वो 1 से लेके 24 तक है। तो 1 से लेके 24 तक जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उनका उनका हमने एक सेट बना लिया। और सेट बनाने के बाद अ, हमारे पास हमने इनकी तादाद को कैलकुलेट कर लिया। तादाद कितनी है इनके अंदर, जो प्राइम नंबर है वो टोटल 9 है और जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है या टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो 24 है। तो जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो क्या है जी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये इसकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो 9 है और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 24 है। इनको हमने 3 की मदद से शॉर्ट के 3 था 9 और 3 8 था 24। जो हमारे पास आंसर आता है वो 3 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। जैसा हमारा जो सी ऑप्शन है वो है जी 3 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा है जी करेक्ट करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 47। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम या ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.2 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। हमें हमें दो इवेंट दिए गए हैं। पहला इवेंट है जी हमारे पास ए और दूसरा इवेंट है हमारे पास बी। इनका जो इंटरसेक्शन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है जी 0.9। जब ये वाली प्रोबेबिलिटी दी गई है एग्जिस्ट करती है तो इट्स मीन कि ये वाले जो दोनों इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी उन दोनों का जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। उसके बाद हमें बी के कंप्लीमेंट की एक प्रोबेबिलिटी दी गई है वो क्या है जी, वो 0.2 है। और हमने इन सब सारी मालूमात की मदद से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है। हमें एडिशन लॉ एक पता है। जब हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉज हो तो वो क्या होता है, वो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉज हो तो वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to
is equal to probability of A multipलाई बाय probability of B। अब हमें probability of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी गई है और उसके बाद हमें probability of B की कंप्लीमेंट की वैल्यू दी गई। अब हमें B की कंप्लीमेंट की हमने probability of B की कैलकुलेट किया तो इसको हम 1 में से probability of B का जो कंप्लीमेंट है उसकी वैल्यू को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास B की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैलकुलेट कर ली। इसका हमारे पास जो आंसर आया वो 0.8 आ गया। अब हम इस रूल में या इस फार्मूले में जो जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं अवेलेबल हैं उनको हम पुट कर दें। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई 0.8 आ गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या है वो 0.9 है। तो वो हमने इसकी जगह पे हमने वो पुट कर दी, बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। तो अब जब ये प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी है ये 0.8 है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमने कैलकुलेट करनी है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0.8 है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है जो उधर जाके इक्वल का साइन जब क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये क्या आंसर बन जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.8 और लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा ये क्या बनेगा ये 10 और ये वाला हमारा अगर हमने दोनों पॉइंट है इक्वल इक्वल डिजिट पे दोनों पॉइंट से उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 9/8 आ जाएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन थे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हीटिंग एन ऑब्जेक्ट इज 0.8 फाइंड द वेरियंस। हमारे पास एक ही नंबर ट्रायल है, एक ही नंबर ऑफ ट्रायल है और जो ट्रायल है उसमें किसी भी टारगेट को जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। उसका हमने वेरियंस फाइंड करना है। इसके हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो दो है। वो कौन कौन से है? या तो हमारा हमारा जो ट्रायल है वो टारगेट को हिट करेगा या हिट नहीं करेगा। अब चूंकि हमने एक ही ट्रायल परफॉर्म करना है, अगर हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हो और हम एक सिंगल ट्रायल को परफॉर्म करें तो फिर जो ये वाला केस हमारा जो अप्रोच करता है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है और जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है वो P इंटू 1 माइनस P होता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी P की वैल्यू दी गई है तो इसकी मदद से हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू 0.8 हमने इसकी वैल्यू पर पुट कर दी 0.8 और 1 माइनस इसके बाद हमने ब्रैकेट में से 1 में से हमने P की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 2। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आपके पास आंसर आ गया और जो बी ऑप्शन है आपके पास वो है जी 0.16। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है जी बी। उसके बाद 49 क्वेश्चन द रन स्कोर बाय अ बैट्समैन इन ओडीआई is a 31, 97, 1, 112, 63 and 12. Find the deviation। एक बैट्समैन है उसने कुछ ओडीआईज मैच खेले हैं। मैच खेलने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है या जो मैच में उसने स्कोर किए हैं वो ये है। एक मैच में उसने 31 रन बनाए हैं, दूसरे में उसने 97 रन बनाए हैं, तीसरे में उसने 112 बनाए हैं, किसी मैच में उसने 63 रन बनाए हैं और किसी मैच में उसने 12 रन बनाए हैं। इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है और जो मीन का फार्मूला है वो ये है समेशन एक्स ओवर एन और इसकी मदद से हमने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया। तमाम वैल्यूज को हमने सम कर लिया। सम करने के बाद हमने इनको काउंट किया तो वो काउंट करने के बाद ये कितनी वैल्यूज है ये 5 है। 5 में हमारा जो एन हो गया वो 5 हो गया और इसको जब हमने सम किया तो हमारे पास 315 आंसर आया और 315 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया वो 63 आ गया। अब ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब जो वेरियंस का फार्मूला है वो क्या होता है इसमें एक्स आई माइनस मीन का स्केयर होल का स्केयर ओवर एन।
हमारे पास एक्स एक्स आई जो हमारा है वो हमारा वेरिएबल है। जब एक्स और आई जो हमारा काउंटर है ये 1 से लेके 5 तक जाएगा। तो जब हमारा एक्स 1 होगा तुम्हारी जो जो एक्स 1 की वैल्यू होगी वो 31 होगी। जब हमारा एक्स 2 होगा तो हमारी जो एक्स 2 की वैल्यू होगी वो 97 होगी। और जब हमारा एक्स 5 होगा तो हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो 12 होगी। तो हमने पे एक्स 1 में से अपना मीन को माइनस किया। एक्स 1 हमारा जो है वो 31 है और मीन जो है वो 63 है। हमने मीन एक्स 33 में से 63 को माइनस किया और इसका स्क्वायर लिया। सो ऑन हमने 97 में से अपने मीन को माइनस किया और इसका भी स्क्वायर लिया। सो ऑन हमने हमने 12 में से अपने मीन को माइनस किया और इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद इन सबको हमने सम किया, जमा किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी 1882। और आपके पास जो जो एन है वो 5 है। आपने जब इसको आपने 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ गया 1636.4। ये आपके पास आ गया जी वेरिएंस। जब आपने वेरिएंस इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो आपके पास सॉरी इसका अंडर रूट कैलकुलेट किया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 40.45। लिहाजा जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, जो कि है 40.45।